दोस्तों नमस्कार। मैं जाहिद मंसूरी आपके सामने बहुत से मुद्दों में बात करना चाहता हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आपने जहन में अपने हिंदुस्तान, अपने भारत के विषय में सोचें। हो सकता है मेरी बातों से आप लोग इत्तेफाक ना रखें, या हो सकता है आप इत्तेफाक रखें। आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ना लगे तो बिल्कुल ना करें। लेकिन मेरी बातें मुश्किल से 5 मिनट की हैं और सुनेंगे तो शायद मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। दोस्तों, आज जब न्यूज़ चैनल देखते हैं या व्हाट्सएप और फेसबुक देखते हैं तो बहुत दुख और विडंबना होती है। पता नहीं मेरे इतने प्यारे देश को लोगों ने क्या से क्या बना कर रख दिया। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब भली भांति समझते हैं कि देश हमारा एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी हमारे देश में मुंह फैलाए खड़ी हुई है, लेकिन हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब हमारे यहाँ पेशेंट कम थे तब हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ी बीमारी है और हम लोग एकदम डर और सहम गए थे। लेकिन जब बीमारी ने अपना बड़ा रूप ले लिया तो ऐसा लग रहा है कि बीमारी ख़त्म हो गई है, या फिर हमारे दिमाग के ऊपर से ये सारी बातें आ रही कि नहीं, अब सब खत्म। दोस्तों समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं बाज़ार जाके देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोरोना कभी आया ही नहीं था, और न्यूज़ चैनल देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कल तक रहेंगे भी नहीं रहेंगे क्या मालूम। कोरोना बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो विदेश से हमारे देश में आई है। आपने बहुत कुछ जान लिया, इसलिए मैं उसका डिटेल नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको, सिर्फ विषय की गंभीरता को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये हमारे देश में आई और आज तक हमारा देश लड़ रहा है, और मैं तारीफ़ करूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री की कि हर पक्ष को लेकर उन्होंने अपनी बात देश के सामने रखी और देश के लोगों ने भी उनका समर्थन किया है। कोरोना आगे क्या कहर बरसाएगा, क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हम इंसान हैं, हम अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कोशिश कर सकते हैं कि इस कोरोना नामक बीमारी को हम कैसे सुलझें और कैसे इसका समाधान करें। यदि हम कोशिश नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो अमेरिका, ब्रिटेन, अफ़गानिस्तान, हमारे आसपास के बहुत से पड़ोसी देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इसके कारण बिगड़ चुकी है। अमेरिका जैसे विकसित देश ने घुटने टेक दिए। इसको आप समझने की कोशिश करिए। कोरोना को धर्म जाति के नाम पे बांटे ना, कोशिश करें कि कोरोना है क्या और उसको समझने की कोशिश करें। यदि समझते हैं अपन लोग तो आज इस गति से केस हमारे यहाँ नहीं बढ़ते। मोदी जी ने भी बहुत सी बातें कही हैं और उसको समझाने की कोशिश की है, तो उनकी बातों को भी ध्यान रखें। वो हमारे देश के सर्वे सर्वा हैं और सब कुछ है, और हमारे देश का स्वाभिमान, आन बान शान ही है। वो किसी जाति, धर्म या किसी मजहब विशेष के नेता नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं। ये चीज़ हमें समझना चाहिए और शासन, प्रशासन, इन सबसे मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम आम नागरिक कोरोना से डर जाएंगे या कोरोना का सामना नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। मेरा कहने का मतलब, सामना करने से मेरा ये नहीं कि आप कोरोना ना हो जाए, मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे बचें, जितना बच सकें उतना बचने का प्रयास करें, क्योंकि देश बहुत बुरी आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है जिसका अंदाज़ा शायद हमें नहीं है। और मैं चाहता हूँ खुदा ना करे कि हमें हो भी इसका अंदाज़ा, क्योंकि आज हमारे देश की बेरोज़गारी बढ़ रही है और आज हमारे देश में कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि लूटमार की परिस्थिति भी देश के सामने आ सकती है। तो सिर्फ नेता, राजनेता, शासन, प्रशासन करे ये ज़रूरी नहीं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं जिसका प्रयोग हमें करना है। आज इसके साथ एक समस्या और भी है, वो है देश की सुरक्षा। आज हमारे देश में हमारे पड़ोसी देश लगातार हमें परेशान कर रहे हैं, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से देश हमारा कमज़ोर हो। और हम क्या कर रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वो सब, इससे काम हो जाएगा? हिंदू को मुसलमानों से लड़वाओ, मुसलमानों को हिंदू से लड़वाओ, ईसाई को सिख से लड़वाओ, देश कमज़ोर होगा। व्हाट्सअप, फेसबुक में भरमा रहे हैं, न्यूज़ चैनलों में भी डिबेट देखता हूँ तो दुख होता है कि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ये बताइए कि हमें आगे करना क्या है। हिंदू मुस्लिम तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहला समस्या है दुश्मनों से लड़ने की। विदेश तो यही चाहता है ना कि भारत में झगड़े हो, झांसे हो, ताकि उसका फ़ायदा दूसरे मुल्क को मिल सके। नेपाल जैसे छोटा सा देश इतना बड़ा,
चीन, पाकिस्तान, भूटान, पता नहीं और कौन कौन। इस समय में हमें हमारे देश का साथ देना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधे मिला कर लेना चाहिए। हर व्यक्ति लड़ सकता है, बॉर्डर में जाकर ही देश की सुरक्षा हो ये ज़रूरी नहीं है। एक शिक्षक ईमानदारी से अपना काम करे, एक किसान ईमानदारी से अपना काम करे, एक इंजीनियर ईमानदारी से अपना काम करे, एक डॉक्टर ईमानदारी से अपना काम करे, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ऊपर जाके मिलता है। और फिर हमें भी तो मुंह दिखाना है ना, क्या मुंह दिखाएंगे यदि हमारे पैसे से गद्दारी करें। देश एक विषम परिस्थिति से, उसको समझना पड़ेगा। चीन ने कल हमारे 20 सैनिकों को मार दिया, आप सोच के देखिए समस्या है। क्यों चीन के सामानों का उपयोग करें? देखो देश में हम लोग कहते हैं ना, कई लोग कि चीन हम लोग हमारे लेने नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ता है। यदि देश के ऊपर ही साइड लेना, चीन में सामान लेना बंद कर दें या देना बंद कर दें तो समस्या का समाधान आएगा? नहीं, देश की कुछ नीतियाँ होती हैं, आपसी व्यापार समझौता होता है जिसके तहत हमें उनका सामान लेना जरूरी है। हम यदि उपयोग ना करें तो उनका सामान आना बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। देश की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, इसको धर्म जाति पे ना बांटो, देश के लिए लड़ो, देश के लिए ही करो सब कुछ। मैं अभी पिछले कुछ दिन पहले हज गया था, हज से आया मैं, और हो सकता है मेरी बातें को किसी को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मैं अपने दिल की बात आपसे बता रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे एहसास हुआ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। पता नहीं कितने कितने देश के लोग वहाँ आते हैं। उस समय में मुझसे किसी ने ये नहीं बोला कि भाई तुम किस ज़िले से हो, किस प्रदेश से हो, किस राज्य से हो, सॉरी दोनों एक ही चीज़ है या फिर किस क्षेत्र से हो। सब एक ही चीज़ पूछते हो, यू आर इंडियन? यस आई एम इंडियन, मैं भारतीय। इस बात का मुझे गर्व है। जब भी मैं कहीं तिरंगा लगा देखता था, जब भी मैं कहीं मेरे देश का झंडा देखता था, मुझे खुशी होती थी। मैंने ये देखा कि वास्तव में मेरे भारत का क्या जलवा है विदेश में। जहाँ हम लोग रहते थे हमारे टेंट के ऊपर तिरंगा था, जहाँ हम खाना खाने जाते थे वहाँ तिरंगा था, जो कपड़े हम पहनते थे उसमें तिरंगा था, जो बैग हमारे पास था उसमें तिरंगा था, जिस गाड़ी में हम जाते थे उसमें तिरंगा था, जो छाता हमने पकड़ा था वो भी तिरंगा था। तब मुझे एहसास हुआ कि ये 3 रंगों का क्या महत्व होता है। आज लोग क्या कर रहे हैं? उस तिरंगे की अहमियत को बदलकर लाल और हरे रंग में देश को बदल रहे हैं। मैं तो एक ही शब्द कहूँगा, किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है कि मुस्लिम खतरे में है। गौर से देखो हिंदुस्तानियों, सारा हिंदुस्तान खतरे में। अभी भी वक्त है दोस्तों, लड़ाई झगड़ा अभी बंद कर दो, फिलहाल के लिए तो बंद कर दो। व्हाट्सअप फेसबुक में ऐसी चीज़ें मत डालो जिससे किसी के धर्म जाति को लेकर तकलीफ। कुछ ऐसा करो कि हम अपने देश के लिए कर सकें। ये काम आप बाद में भी कर सकते थे, आपको करना ही है तो मेरे हिसाब से तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आगे क्या होना है मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं 10वीं का एक पार्ट है मैं और मेरा देश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी उसके लेखक हैं। उन्होंने ये चीज़ कहा था, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अकेला क्या कर लूँगा या मैं अकेला क्या कर सकता हूँ अपने देश के लिए। लोग कहते हैं एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन ये गलत है। एक स्वामी रामतीर्थ नाम के एक व्यक्ति थे, वो जापान यात्रा में जाते हैं। उपास का दिन था उनका, उपास का समय चल रहा था। तो उपास का समय चलते समय वो बहुत परेशान हो गए, उनको ताज़ा फल कहीं नहीं मिल रहे थे। वो सोच रहे थे कहीं मुझे ताज़ा फल मिल जाते मैं खा लेता। तो वो गुस्से में आके झल्ला के बोलते हैं, वैसे अब वहाँ हिंदुस्तानियों का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही रहता है, कैसा देश है बोले, यहाँ ताज़ा फल नहीं मिलते। बोले छी। बाहर ट्रेन से खिड़की से बाहर एक जापानी युवक खड़ा था। उन्होंने स्वामी रामतीर्थ की भाषाओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने समझा कि फल की बात कर रहे हैं। वो दौड़ते गया, जिसको छोड़ने आया था उसको छोड़ कर दौड़ते गया, एक ताज़ा फल की टोकरी ले आया और स्वामी रामतीर्थ को दे दिया। तब तक स्वामी रामतीर्थ समझे नहीं, उन्हें क्या लगा ये फल वाले। उन्होंने पैसा निकालकर उस युवक को दिया तो उस युवक ने मना कर दिया और उन्हें इंग्लिश में या हिंदी में ही समझाते हुए उन्होंने कहा कि भाई मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप इंडिया जाओ तो वहाँ ये ना कहना कि जापान में ताज़े फल नहीं मिलते, बस यही मेरा पैसा है, आप यदि मुझे देना चाहते तो आप ये दीजिए। देखिए एक व्यक्ति ने अपने देश की इज्जत इस तरह रखी। और एक और घटना इस पार्ट में है, वो घटना ये है कि स्वामी रामतीर्थ